आदाब नाजरीन, मैं कशफी शमाइल आप सभी का दिली इस्तकबाल करती हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है गुफ्तगू। कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, अब क्या गज़ल सुनाऊँ तुझे देखने के बाद। नाजरीन, हमारे जो आज के मेहमान हैं वो गज़ल गायकी की दुनिया का वो जगमगाता सितारा हैं जिन्होंने अपनी मखमली आवाज़ से, खूबसूरत अंदाज से और प्यारी सी मुस्कुराहट से करोड़ों लोगों के दिलों में शम्में जलाई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज़ तलत अजीज़ की। आदाब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं डीडी उर्दू पर मैं आपके साथ हूँ। तो पूछिए, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? अपने बचपन के बारे में बताइए। जी, बस ये है कि मेरी पैदाइश हैदराबाद में हुई और मेरे वालिदैन जो है वो शायकीन थे, मतलब शौकीन। और मेरी वालदा ख़ुद एक अफ़साना निगार थी, राइटर थी, मतलब अफ़साने लिखती थी, शायरा नहीं थी वो। लेकिन हमारे घर में अदबी माहौल था, क्योंकि उस दम बहुत ज़माने की पहले की बात है, जब दुनिया कुछ और थी, लोगों के पास फुर्सत होती थी। तो हर सैटरडे यानी कि वीकेंड पर हमारे घर पे महफ़िल मुनक़्क़िद की जाती थी, हो जाती थी। ऐसे नहीं कि कोई दावत दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, ख़ुद लोग आ जाते थे। और उसमें शायर भी होते थे, गायक भी होते थे, और बहुत सारे शायकीन होते थे। घर में महफ़िल चादर बिछ जाती थी और गौतकिये वगैरह वगैरह, और वो एक दौर था। तो कोई गा रहा है, कोई अपने कोई शायरी सुना रहे हैं। और उमूमन ये होता था कि कभी कोई बाहर से कोई मशहूर शख्सियत आ जाए तो वो हमारे घर पर उनका आना लाजमी हो जाता था, क्योंकि मेरे वालिद साहब का नाम अज़ीम ख़ान था और लोगों को हैदराबाद में ये पता था कि अज़ीम ख़ान साहब के घर पे जाना ज़रूरी है। तो मुझे याद है, मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी मुलाकात तो नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा था। मीना कुमारी साहिब आई थी घर पे। अच्छा। मुशायरे में ख़ुद वो शायरा भी थी। जानिसार अख्तर साहब एक दिन आए थे, मुझे अब बाद में पता लगा, मैं तो बहुत छोटा था। मुझे याद है, सफ़ेद बाल और ढीला पैजामा, सफ़ेद कुर्ता पैजामा। वो रात में आए थे घर पे मिलने वालिदैन से। और बहुत सारे ऐसे मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि वो एक माहौल ऐसा था और मैं बचपने से मैं सुन रहा हूँ गज़लियात को, अच्छे अच्छे फ़नकारों को। तो शायद ये इस वजह से ये मेरी रूह में ये रच बस गया। जी बस गई। क्रिकेटर भी थे आप बचपन में? 10th क्लास तक आपने क्रिकेट भी खेला है? मेरे वालिद साहब जो हैं वो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन शौक़ था उनको बहुत। और उन्होंने ये किया कि कहने लगे, बेटा सुनो, तुम पढ़ाई लिखाई पूरी करो और मौसीक़ी की तालीम भी आप, बाकायदा उस्ताद रखा उन्होंने। समद खान साहब जो किराना के थे, वो घर पे आया करते थे और वो सिखाते भी थे मुझे क्लासिकल। लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखो, तालीम भी पूरी करो और जो आपके बचपने का जो भी एक नॉर्मल चाइल्डहुड होता है वो करिएगा। तो पब्लिक स्कूल वगैरह वगैरह। और मैं स्पोर्ट्समैन था, तो आप जो कह रहे हैं, मैं क्रिकेट खेलता था। और क्रिकेट भी उस ज़माने में, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, क्रिकेटर था, फास्ट बॉलर था, बहुत सारी चीज़ें। अभी कहाँ मैं ये सब बातें अभी बच्चों को बताऊँ। वो दौर कुछ और था, वो ज़माना कुछ और था। उसके बाद यहाँ पर आ गया मैं इस मौसीक़ी में। मेहदी हसन साहब से मेरी मुलाकात हुई 77 में टोरंटो में। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे शागिर्द बन जाओ, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें मतलब सिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज़ में वो रचाव जो है, तो बहुत कुछ अभी सीखना है तुम्हें। तो उन्होंने बाकायदा, वो कहते हैं ना, गंढा धागा जो होता है, मौली की प्रथा। जी हाँ, जी हाँ, वो जब आए थे बॉम्बे 1978 में, तो उन्होंने ये रस्म पूरी की। और फिर उसके बाद मैं उनका बाकायदा शागिर्द बन गया। उन्होंने कहा कि देखो, जब शागिर्दी की रस्म होती है तो हमारे पास, उनके पास, या जो एक रिवाज है कि मैं उनके ख़ानदान में शामिल हो जाता हूँ, वो मेरे ख़ानदान में शामिल हो जाते हैं। ये ऐसा वो सोचते लोग। और फिर वो कहते थे कि फिर मुझ पर फ़र्ज़ बन जाएगा कि जो तालीम या जो इल्म मेरे पास मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे दिया, वो मैं तुम्हें पास ऑन करूँ। और तुम पर फ़र्ज़ बन जाएगा कि जितना हो सके तुम मेहनत करके वो हासिल कर लो मुझसे। तो ये ऐसी बातें होती हैं। वो तो कराची में थे और आप इंडिया में। हाँ, तो लेकिन कैसे? नहीं, वो दौर अलग था। वो बहुत आया करते थे।
बम्बई में उनके काफ़ी विजिट्स हुए हैं 78 से 1991-92 तक। और इनफैक्ट 86 में 1986 में वो एक ऐसे दौरे पे आए थे जहाँ पर उन्होंने मेरा एल्बम भी रिलीज़ किया यहाँ पर बॉम्बे में। सौगात नाम था उसका। और उसके बाद हम लोग अमेरिका गए 2 महीने के लिए, जिसमें मैं उनके साथ कॉन्सर्ट टूर करता था। और कॉन्सर्ट टूर तो ये था कि वो मुझे एक बहाना मिल गया 2-3 महीने उनके साथ वक्त गुजारने का। कॉन्सर्ट्स तो वीकेंड पे होते थे, लेकिन जो वीकडेज होते थे वहाँ पर, उसमें हम आपस में बैठते थे होटल में, और फिर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई मुझे। आपको लोगों ने एज एन एक्टर भी एक्सेप्ट किया, माशाल्लाह आप अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, और आपने एक्टिंग भी किया, कई सारे एल्बम्स भी आपके आए, सीरियल जैसे घुटन, दिल अपना प्रीत पराई, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट सीरियल था। अच्छा। और नूर जहां, और फिर आपका एल्बम एक आया था शाहकार, खूबसूरत है आंखें तेरी। तो आप एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के रूप में उभरे, फिर गायकी भी आपके साथ ही साथ चलती रही। तो फिर एक्टिंग में आपको ज़्यादा मज़ा आया था या कि गुलकारी? ऐसी बात नहीं है। एक्टिंग का क्या है कि मुझे एक्चुअली ऑफ़र आया था महेश भट्ट साहब से 1989 में, जब वो एक फ़िल्म बना रहे थे धुन। तो मुझे किसी ने बताया कि महेश भट्ट साहब आपको याद कर रहे हैं और वो आपके साथ एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलिए, चला गया मैं, और मुलाकात हुई, और वो एक फ़िल्म बना रहे थे जिसका नाम उन्होंने बाद में रखा धुन। वो कहानी थी बाप बेटे की, और म्यूज़िक पर थी वो कहानी, और एक क्लासिक फ़िल्म थी। क्या नाम था उसका जो ओरिजिनल थी, वो हॉलीवुड की फ़िल्म थी, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। नील डायमंड और सर लॉरेंस ओलिविया काम किया था उसमें काम किए थे। और वो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जिस म्यूज़िक बेस्ड बाप बेटे की बीच में। तो मैंने किया वो फ़िल्म, अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन उसकी मौसीकी म्यूज़िक काफ़ी, संगीत उसका पॉपुलर हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आप जानते हैं, वो उन्होंने कंपोज़ किया था। मेहदी साहब के साथ मैंने, इनफैक्ट मेहदी हसन साहब ने हिंदुस्तान में सबसे पहले जो हिंदुस्तानी फ़िल्म में उन्होंने गाया वो भजन, वो उसमें है, मैं आत्मा तू परमात्मा। आप दोनों ने मिलके? जी हाँ, एक ड्यूएट था वो। ड्यूएट था। मैं चाहती हूँ आप इसकी एक लाइन गुनगुनाएं। मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं तेरा रंग रूप, मैं तेरी छाँव धूप, मैं बिल्कुल तेरे साथ, तू बिल्कुल मेरे साथ। देखिए, साथ नहीं है, सा है। मैं बिल्कुल तेरे साथ, ये आनंद बख्शी साहब का कमाल है। मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं तेरा रंग रूप, मैं तेरी छाँव धूप, मैं बिल्कुल तेरे साथ, तू बिल्कुल मेरे साथ, मैं आत्मा। तो ये बाप बेटे की कहानी थी, लेकिन ये एक्चुअली एक स्पिरिचुअल थोड़ा सा इसमें एक थॉट है। जी, सीरियल जो आपने किए थे घुटन और दिल अपना प्रीत पराई, जो दिल अपना प्रीत पराई में एक आपका जो राइटर का जो रोल था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो वो एक्टिंग में आपको कभी चैलेंजेस आए? जी हाँ, बिल्कुल चैलेंजिंग है, वो भी एक फ़न है, उसको भी सीखना पड़ा मुझे। करते करते मैं वो भी हासिल कर लिया जितना भी हो सके, और इतना मतलब ऐसे स्टेज पर पहुंच गया कि जो मुझे देखते थे जो डायरेक्ट करते थे, तो कहते थे भाई आप तो एक्टिंग कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलिए, शुक्र है कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक एल्बम आया था शाहकार, वो एक वो तो वीडियो एल्बम था। देखिए था। शाहकार से पहले आपको बताता हूँ, 1987, शाहकार तो 94 में आया था जी। 87 में हमने एक एल्बम रिकॉर्ड किया था, तसव्वुर। पहला वीडियो एल्बम था। जी हाँ, सबसे पहला वीडियो एल्बम वो तसव्वुर था, और लोगों ने काफ़ी उस पर तनकीद भी की, मतलब क्रिटिसाइज़ किया कि भाई गज़ल का वीडियो कैसे बन सकता है, गज़ल को तो आप कैसे पिक्चराइज़ कर सकते हैं। हमने कहा भाई हमने कर दिया, अब आपको पसंद आए तो देखिए, नहीं पसंद आए तो मत देखिए। तो लेकिन वो एक रिवाज बाद में आया कि फिर एक वो बन गया, आज तक आप देखिए वीडियोस बनते हैं। लेकिन ठीक है, वो एक वीडियो, आज का ज़माना जो गज़ल का वीडियो है या कोई एल्बम, वो एक पब्लिसिटी के लिए वो मतलब आजकल क्योंकि हर चीज़ मीडिया आपकी टेलीफोन पर है, वीडियोस पर है, तो वो एक ज़रिया बन जाता है। लेकिन ज़रिया बनने के साथ साथ अगर उसमें कलाम या पोइट्री में और म्यूज़िक में और गायकी में
कुछ अगर पुख्तगी है तो ही वो चलेगा आगे, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। हसन काज़मी साहब की गज़ल, और आप जिस कॉन्सर्ट में जाते हैं, जहाँ जाते हैं, लोग उसकी फरमाइश करते हैं, तो मेरे ख़्याल से आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही जी हूँ। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो जी मैं हाँ, चाहती जानता हूँ खूब। कि हमारे नाज़रीन को 2 लाइन आप सुनाएं। ये सुने बगैर तो ये प्रोग्राम ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो यहाँ ख़त्म कर दें इस पर। नहीं। अरे वो अब अच्छा इसका किस्सा भी सुना दूँ आपको। 94 में मैं लखनऊ गया था और हसन काज़मी से तो हमारी मुलाकात थी काफ़ी अरसे से। तो वो मुझसे होटल में मिलने आए थे, मुझे याद है। तो वहाँ पर आए थे वो और बैठे थे रूम में, बातें चल रही थी हमारी। तो उन्होंने कहा कि तालिद भाई मैंने एक गज़ल लिखी है, आपको सुनाऊँ? मैंने सुनाइए। उन्होंने सुनाई है, खूबसूरत है आँखें तेरी रात को जागना छोड़ दें। तो मुझे पसंद आई, मैंने कहा चलो इसको मैं ऐसी ही कोशिश करता हूँ, फिल्बदी एक्सटेम्पोर, और बन गई धुन। और मैंने कहा यार अच्छी बन गई, इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो 94 में मैंने रिकॉर्ड की बॉम्बे आकर, वही जो एल्बम है शाहकार। और काफ़ी उसका फिर वीडियो उन्होंने ऐसा बनाया पूरा फिल्म की तरह। बहुत मुझे प्यारा वीडियो है वो, देखा हुआ है मेरा। प्यारा तो है, लेकिन आज देखता हूँ तो मुझे कभी हंसी आती कि मैं ये कैसे भी सर काम एक किया। शिवा जी के साथ भी आपका था, नहीं, वो बाद चंदा में तेरी वो चांदनी महबूब एल्बम था। जी हाँ। महबूब। तो अभी आप खूबसूरत है आंखें तेरी। खूबसूरत है आँखें तेरी रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तो मुझे सोचना छोड़ दे, खूबसूरत है आँखें तेरी। सुना दिया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला एल्बम जब आपका लॉन्च हुआ था तो नर्वसनेस थी, कुछ घबराहट थी बहुत दिल नर्वस में? थी, बिल्कुल नर्वसनेस थी, बहुत अजीब सा लगता था मुझे। और ये एल्बम की भी बात बताता हूँ कि जब ये एल्बम का ऑफ़र आया मुझे म्यूज़िक इंडिया से, उस ज़माने में पॉलीडोर इंडिया था वो, आज यूनिवर्सल है। उनके पास कोई आर्टिस्ट नहीं था, उन्होंने मुझे साइन किया। और साइन किया तो मुझे लगा कि यार मैं तो रिकॉर्डिंग जानता ही नहीं कैसे की जाती है। तो फिर मैंने जगजीत सिंह साहब को फ़ोन किया, क्योंकि उनसे मेरी मुलाकात बहुत अरसे से हुई थी। हैदराबाद आए थे जब वो, जी। तो हमारा एक रिश्ता बन गया था। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो आप इसकी म्यूज़िक कंपोज करेंगे एल्बम? तो बोले कहाँ बैठे तुम? मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ये कंपनी म्यूज़िक कंपनी के, तो आ जाओ मेरे पास। चला गया मैं। तो मैंने कहा चलिए ये आप करिए। तो बोले कर देते हैं। मैंने कहा एक फरमाइश है लेकिन मेरी, वो गज़ल थी कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, जो वो मैं गाया करता था क्योंकि सईद शहीदी साहब हैदराबाद के थे जी। और वो अलग धुन में गाता था मैं। तो मैंने कहा ये धुन में मैं गाता हूँ, अगर आपको पसंद आई तो रखें, नहीं तो आप इसकी नहीं। बोले मैं इसकी धुन अलग बनाऊँगा। मैंने करिए, वो बन गई, वो एल्बम रिलीज़ हुई। पहला एल्बम, लेकिन वो आज तक बहुत पसंद जी हाँ, किया कैसे जाता सुकून है। पाऊँ तुझे देखने के बाद, फिर क्या मिलेगा किसी को किसी से, चाहेंगे तुझे पर कभी रुस्वा न करेंगे। चांद फिर एक निकला था। नहीं, वो चाँद निकला तो खता है वो। हाँ, उसमें ये थी ना बेखुद दहलवी की, दिल्ली के शायर जो थे, मेरी तो एक बात का इतना गिला हुआ, जी जी। कुछ आपको भी याद है अपना अपना कहा कहा हुआ, हुआ। बहुत सारी यार। तो जी हाँ, वो बहुत अच्छा। लेकिन आपका जो सवाल था, नर्वस था, बिल्कुल नर्वस था जब मैं पहली बार माइक पे खड़ा हुआ। और उस ज़माने में सारे म्यूजिशियन नज़र आते थे बाहर। ये नहीं कि आप ट्रैक चल रहा है, लाइव बजता था, सब लाइव बजाते थे और लाइव गाना पड़ता था। अगर आपने गलती की कोई तो फिर से सारे के सारे उनको फिर से रीटेक करना पड़ता। स्पूल पर रिकॉर्डिंग होती थी, वहाँ क्वार्टर इंच स्पूल। तो आप सोचिए कितना प्रेशर होता है न्यू कमर, कि आप देख रहे हैं शीशे से नज़र आ रहा है सब बजा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि या अल्लाह अगर मैंने कुछ गलती की तो ये सब मुझे मारेंगे। तो ऐसा ही होता है। रिकॉर्डिंग कर दी और मैंने सुना अपनी आवाज़, मैंने सुनी अपनी आवाज़ और मैंने कहा ये मैं हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं सुनना है, मैं सुना ही नहीं उसके बाद अपनी। यकीन कीजिए मैंने अपना एल्बम रिकॉर्डिंग के बाद सुना ही नहीं। ये आप जो कह रहे हैं ना पहला, और बाद में मुझे लोगों से पता लगा कि लोगों को पसंद आ गया। बहुत पसंद आया है। अब क्या करूं मैं मैंने तो इतना अच्छा नहीं गाया था। आप चित्रा सिंह साहबा से पूछ लीजिए वो क्या कहती हैं इसके बारे में। ख़याम साहब जब अपने सिंगर्स को गवाते थे तो बहुत मेहनत करवाते थे, बहुत रिहर्सल करवाते जी थे। बाज़ार में आपको मौका मिला और आपसे भी खूब मेहनत कराई गई, तो कैसा था उमराव उनके जान साथ? सबसे पहले, उसके बाद बाजार। आप जिसके बारे में आप सोच रही हैं मैं बताता हूँ आपके देखने वालों को, उस नाजरीन को, कि वही बात है कि उस ज़माने में रिकॉर्डिंग्स होती थी, सारे ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब पूरा बाहर आपके
लाइव बजता था। तो इसके लिए बहुत सारा रिहर्सल करना पड़ता था। 15-20 दिन तकरीबन रिहर्सल कीजिए, और फिर रिहर्सल के बाद भी अगर आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाएं तो वहाँ पर भी गलती हो सकती है ना। ऐसा नहीं कि आपने रिहर्सल किया तो सब आपको याद तो हो गया, लेकिन इंसान है, इंसान की गलती हो सकती है, तो वहाँ पर भी प्रेशर होता है। तो वहाँ पर मेरे साथ लाइव यहाँ लता जी खड़ी हैं और ये मैं किधर खड़ा हूँ माइक के सामने, दोनों के माइक ऐसे हैं और मैं उनके साथ मुझे गाना है, और सामने बाहर हॉल में 60-70 म्यूजिशियन सब तैयार, और जो कंडक्टर है वो आपको टाइमिंग देने के अभी ये आपका क्यू है। अब सोचिए कितना बड़ा प्रेशर है वो। तो मैंने लता जी से कहा कि ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि लता जी मैं बड़ा नर्वस हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों, आप तो अच्छा गाते हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया कि आपको कैसे पता मैं अच्छा गाता हूँ, आपने सुना ही नहीं मुझे। लिटरली इट वाज वेरी एक्सटेम्पोर, इनोसेंटली मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि आपको इत्तेफाक दूरदर्शन की बात है, तो दूरदर्शन पे एक ज़माने में प्रोग्राम आया करता था, आप जब पैदा नहीं हुई थी, जब बहुत पुरानी बात है, 1978 की बात है ये, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था हमारा, और नेशनल नेटवर्क भी नहीं था, जब ओनली बम्बई का जो है, बॉम्बे दिल्ली मतलब लोकल, और 4 घंटे का ट्रांसमिशन होता था। उसमें वंस अ वीक एक प्रोग्राम आया करता था, आरोही म्यूज़िकल प्रोग्राम, जो लाइव रिकॉर्ड करते थे स्टूडियो में। तो उसमें मैंने गाया था और वो लता जी ने सुना था, और उन्होंने याद किया कि हाँ वो तो आपने गाया था ना, वो फ़लाँ गज़ल वो आरोही में हमने सुना, आप तो अच्छा गाते हैं। मतलब उनका ये एक तसल्ली देने के लिए उन्होंने एक, तो मैंने कहा अरे तो थोड़ा हौसला बढ़ गया मेरा। और फिर टेक हुआ, टेक करते मतलब जो रिकॉर्डिंग 1 2 3 4 टेक हुए, ख़याम साहब की आवाज़ आई माइक पर, कह रहे लता जी क्या बात है, क्या बात है, क्या। लता जी ने कहा कि देखिए अभी आएंगे। मैंने कहा अभी आएंगे समझा नहीं मैं। बोले ख़याम साहब की एक बहुत मशहूर आदत है वंस मोर की, तो वो कभी भी कितना भी आप अच्छा गाएं तो वो वंस मोर कहते हैं, वन मोर उनका मशहूर था ये। और जैसे उन्होंने कहा कि ख़याम साहब एंटर हुए रूम में, जो सिंगर्स का बूथ होता है, दरवाज़ा खोल के, और उन्होंने कहा कि लता जी क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। एंड उसके बाद बोले लेकिन एक और। तो मेरी तो हंस तो नहीं सकता था क्योंकि दोनों इतने सीनियर थे, लेकिन ये मुझे याद है। और ख़याम साहब ने, ये ख़याम साहब का बड़ा मशहूर उनका एक ये मशहूर बात है, उनका वंस मोर सारी फिल्म इंडस्ट्री को पता है उस ज़माने की, कि ख़याम साहब और उनका वंस मोर मशहूर है। आपसे 15 टेक भी करवा लेंगे, और कोई ऐसा सिंगर नहीं होता था, चाहे वो लता जी हो या आशा जी हो या कोई भी किशोरदा हो, कि उनको मना करें। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज का जो यूथ है, आपके टाइम में लोग गज़लों को पसंद करते थे, खैर आपने तो गज़लों का माहौल देखा, और आज का जो यूथ आता है, उर्दू ज़बान की जो अदायगी होती है, जो नफ़ासत, नज़ाकत, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं गज़लें गा ही रहे हैं। नहीं, लेकिन आजकल के जितने भी अच्छे गाने आ रहे हैं जो चलते हैं, उसमें उर्दू लफ्ज़ होते हैं बहुत सारे। लेकिन सर जो ज़बान की अदायगी, तो आपको लगता है कि आज का यूथ ये इसके साथ हम क्यों इंसाफ समझते कर हैं रहा कि है? उर्दू जो है हिंदुस्तान की ज़बान नहीं है, या हमारी उर्दू एक्चुअली इज़ द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें अगर आप फ़ारसी लफ्ज़ डालें उसको, जैसे कि अगर आप हिंदी में संस्कृत और ज़्यादा डाल दें तो वो, लेकिन जो कॉमन बातचीत जो है, ज़बान जो है, बातचीत हिंदुस्तानी जो कहते हैं, वो उर्दू हो या उसका आप नाम कुछ भी रख लें। जैसा कि आपका जैसा सवाल है, एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, एग्जैक्टली आपने जो पूछा वही सवाल किया मुझसे, आप क्या समझते हैं कि हम लोग ये गज़लियात को सुनेंगे और समझेंगे या इसका अप्रिशिएट कर सकेंगे, क्योंकि हम ज़बान नहीं जानते। तो मैंने कहा छोड़ दीजिए, ये लफ्ज़ गज़ल को हटा दीजिए, ये लफ्ज़ उर्दू को हटा दीजिए, मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूँ, कैसे लगता है तुम्हें बताओ। तो कहने लगी ठीक है सुनाइए। तो मैंने एक पढ़ा, और ये मैंने पढ़ा कि अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा। तो मैंने कहा समझ में आई आपको बात? बोले हाँ। ठीक है, तो अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तो कहने लगे वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, सो नाइस, इज व्हाट इज दिस, इज इट अ गज़ल और इट इज़ अ, आई सेड अभी क्यों फिर उसमें पढ़ती हो, गज़ल हो। मैंने कहा इट्स अबाउट फीलिंग्स, इट्स हर इंसान के सीने में एक दिल होता है, इमोशंस होते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, यंग हो, ज़ईफ़ हो, डजेंट मैटर। जब तक इंसान है, इंसान अगर है तो उसके सीने में दिल है, और दिल है तो इमोशंस है। जब तक आप इमोशंस की बात करते हैं, हाँ वो गज़ल एक टेक्निकल फॉर्मेट है कि वो उसका रदीफ़ होता है, काफ़िया होता है, बहर होती है, मिसरे होते हैं, ये टेक्निकल बातें, लेकिन उसका जो थॉट प्रोसेस है, जो ख़याल है, जो एक कहने का अंदाज़ है,
वही तो असल बात है ना, कि जैसा कि गालिब कहते थे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां करना या मतलब इजहार करना यही है। आपने इतने सारे शायरों की गज़लें गाई, गालिब, फैज़ और बहुत सारे ऐसे शायर। गालिब के जो कुछ अल्फाज होते हैं वो कभी कभी बाउंस कर जाते, समझ में नहीं आते, तब कितना देखिए ठीक है, चैलेंज बात होता ये है। है कि ज़बान भी जो है ना पीरियड के साथ साथ कुछ लफ्ज़ चले जाते हैं और कुछ नए लफ्ज़ आ जाते हैं, जी लेकिन जो उसकी जो रूह है वो कायम रहती है। अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आता है, आप जब गाते हैं तो क्या कैसे, तो मुझे वो गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर, गालिब से भी ये सवाल किया गया था उस ज़माने में। गालिब ने ये भी लिखा, दिल नादा तुझे हुआ क्या है आज, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आज भी लोग समझते हैं, क्यों नहीं समझेंगे, वो सादा ज़बान है, लेकिन उसमें एक खूबसूरत बात है ना। उसमें वो जो शेर था, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। अब देखिए, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद। सिंपल सी बात है, लेकिन कितनी गहराई है इसमें। तो गालिब से यही पूछा किसी ने कि मिर्ज़ा जब आप ये लिखते हो तो ये कहाँ से आपको आमद आती है, आमद मतलब इंस्पिरेशन। तो गालिब का एक मशहूर शेर है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसकी मानी भी समझा दूँगा। कि गालिब ने कहा कि आते हैं गायब से ये मज़ामी ख़याल में, आते हैं गायब से ये मज़ामी मज़मून या जो लिख रहा हूँ मैं, आते हैं गायब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश, मतलब उस ज़माने में एक वो कलम होता था ना, क्विल, जो आप ऐसे इंक में डुबोते थे और उसका निब और उसका एक, जब कागज़ पर आप वो लिखते थे तो उसकी आवाज़ आती थी, खर खर कर कर। तो आवाज़ को कह रहे हैं कि गालिब सरीर खां, गालिब जो लिख रहा है कागज़ पर, वो जो आवाज़ आ रही है वो मेरी नहीं है, वो फरिश्ते मुझसे लिखवा रहे हैं। तो ये एक आमद की बात है। चलते चलते आखिरी सवाल, आपके शरीके हयात एक बहुत ही मशहूर पेंटर हैं और आप सिंगर, तो कैसे वो घर का माहौल बड़ा आर्टिस्टिक सा होता होगा कि उनके पेंटिंग में कुछ आप शेर मेरा डालते घर का होंगे? माहौल वही माहौल है जो हर घर में होता है, मियाँ बीवी का जो होता है ना, जिसमें इत्तेफाक भी होता है, इख्तिलाफात भी होते हैं। तो हाँ, ये एक है कि वो एक फ़नकार, वो एक मुसव्विर है, मतलब पेंटर है, और मैं म्यूज़िशियन हूँ। तो कभी कभी वो मैं कुछ कंपोज़ करता हूँ तो उनको कुछ पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, और वो जब पेंट करती हैं तो मुझसे पहले ही सवाल करती है कि कैसे लग रहा है, तुम देख बताओ, हाउ डू यू फाइंड दिस, इज़ इट ओके, ये ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि भाई देखो, इसमें मुझे ये लग रहा है, अब तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये हमारा चलता रहता है, एक दूसरे से भी बाउंस ईच अदर ऑफ। अब जाते जाते हमारे डीडी उर्दू के नाजरीन को आपकी टिप्स म्यूज़िक से रिलेटेड। देखिए एक बात सुनिए, आप सब जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, म्यूज़िक सुनिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आज का जो दौर है उसमें म्यूज़िक अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। कुछ गाने आज के भी अच्छे, बहुत अच्छे होते हैं, बशर्त है कि उसमें अगर जो पोइट्री है और जो लिरिक्स हैं उसमें कोई मानी रखते हैं और उसमें गहराई हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही भारी बरगम लफ्ज़ हो, लेकिन एक ब्यूटीफुल थॉट हो, मेलोडी हो, और इंस्ट्रूमेंट्स हो, डजेंट मैटर, आवाज़ अच्छी हो, सुर में हो। सुर में होना ज़रूरी है, हर चीज़ सुर में होना ज़रूरी है। तो आप लोग सुनते रहिएगा, आप लोग सुनते रहेंगे तो आज तक हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए आप लोग हमें सुन रहे हैं, नहीं तो हम आज आपसे बात नहीं करते। तो सुनते रहिएगा और ऐसे ही आप अच्छे आर्टिस्टों को सराहते रहिएगा। थैंक यू सो मच। तलत जी, दिल तो नहीं चाहता कि इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म किया जाए, लेकिन क्या करें कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। नाज़रीन, हमें यकीन है कि आपको आज का ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आऊँगी एक नए जगमगाते चिराग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।